रिसोर्स ज्योग्राफी में संसाधन भूगोल में संसाधन एवं पर्यावरण रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट में आज इसी कड़ी में मानव पर्यावरण अंतर संबंध इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस, मैन एनवायरनमेंट इंटर रिलेशंस, अंतर संबंध यानी मानव पर्यावरण है अंतर संबंध। मानव पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, मानव पर्यावरण के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, मानव पर्यावरण के बीच में जो एक रिश्ता है, उसके बारे में ह्यूमन एनवायरनमेंट किस प्रकार से मानव पर्यावरण के अनुसार किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि यदि देखें अध्ययन के उपागमों में अप्रोच इन द स्टडी यानी अध्ययन के उपागमों में यदि देखें तो मानव तथा पर्यावरण के संबंधों का विवेचन सदैव से ही भूगोल में अध्ययन का केंद्रीय विषय, जिसको फोकल थीम्स कहा है, केंद्रीय विषय रहा है। कहने का मतलब यह है कि मानव तथा पर्यावरण के संबंधों का विवेचन सदैव से ही भूगोल में अध्ययन का केंद्रीय विषय रहा है, यानी कि एक फोकल थीम रही है। परंतु भूगोल की पर्यावरणीय विज्ञान के रूप में यानी कि भूगोल की इन्वायरमेंटल जो कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंटल जो कॉन्सेप्टली है, पर्यावरणीय विज्ञान के रूप में जो एक साइंस के रूप में सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट है, पर्यावरणीय विज्ञान के रूप में संकल्पना तथा मानव पर्यावरण संबंधों का स्वरूप मानव समाज के विकास के साथ, मानव समाज के विकास के साथ एक समानुसार बदलता रहा है। यानी कि जो एक समाज के विकास के साथ साथ समय अनुसार बदलता रहा है। मानव तथा उसके समय के विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभिक चरण में मानव तथा उसके संबंधों का जो स्वरूप है वो समाज के विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में जो पृथ्वी के जो भौतिक तत्व हैं, जो पृथ्वी के भौतिक तत्व माने जाते हैं। भौतिक तत्व में जैसे धरातल है, मिट्टी है, जल है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, पशु है, मानव है, ये क्या है? ये सब भौतिक तत्व हैं। यानी कि धरातल, मिट्टी, जल, जलवायु, वनस्पति और पशु एवं मानव स्वयं, ये भौतिक तत्व में आते हैं। इनके पर्यावरण का जो निर्माण करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज के विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में पृथ्वी ग्रह के भौतिक तत्व पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भौतिक तत्व जैसे धरातल का निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं, जल है, जलवायु है, वनस्पति है, पशु है, मानव है, ये सब क्या करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तब मानव मूलतः एक भौतिक मानव क्या बन जाता है? फिजिकल मैन था उस समय आदिकाल में, प्रारंभिक काल में। तब उस समय मानव एक भौतिक मानव था, फिजिकल मैन था, जिसकी आवश्यकताएं कुछ सीमित थी, जिसकी आवश्यकताएं सीमित थी। प्रारंभिक काल में मानव की आवश्यकताएं कुछ सीमित थी और वह उनकी पूर्ति के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। जैसे जैसे मानव सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिकी टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे मानव सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिकी मानव होता गया, अपनी बुद्धि, चातुर्य एवं कैपेसिटी, दक्षता द्वारा भोजन, वस्त्र, आवास आदि आवश्यकताओं को बेहतर बनाने के लिए अपने पर्यावरण का विस्तार किया। इसलिए मानव पर्यावरण संबंधों का आकलन विधियों तथा उपागमों द्वारा किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे
कुछ अप्रोच हैं, कुछ विधि हैं, कुछ मेथड हैं, जिसको बोलते हैं अपने उपागम। कहने का मतलब है कि मानव पर्यावरण संबंधों का आंकलन है वो कुछ मेथड के द्वारा और उपागमों के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पर है पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम। पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम यानी कि पहला है पर्यावरणीय निश्चयवादी। पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम, ये पहला है पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम यानी इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म अप्रोच। इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म अप्रोच, यह उपागम है इस संकल्पना पर आधारित है। यह उपागम है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि मानव प्रकृति द्वारा निर्मित है। मानव प्रकृति द्वारा निर्मित है अर्थात मानव को प्रकृति ने बनाया है। मानव प्रकृति द्वारा निर्मित है तथा मानव और उसके क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का संपूर्ण नियंत्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण का संपूर्ण कंट्रोल है प्रकृति का। इस दृष्टिकोण से मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है, यानी उसका दास है, प्रकृति का दास है, पर्यावरण के अधीन है तथा उसके जीवन के सभी जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, ये सब जो भौतिक पर्यावरण होते हैं, कहने का मतलब ये है कि उसके जीवन के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक तथा भौतिक पर्यावरण पर निर्भर ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके भौतिक पर्यावरण पर ही निर्भर नहीं है बल्कि उससे नियंत्रित भी होते हैं। उससे नियंत्रित भी होते हैं। इस संकल्पना का प्रतिपादन जो भौतिक जो इस संकल्पना का है अर्थात पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम की संकल्पना का प्रतिपादन रेटजेल महोदय ने किया था। रेटजेल यानी कि इसका जो उपागम का जो किया था वो रेटजेल ने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया था। रेटजेल महोदय जर्मनी का विद्वान था, पर्यावरणवादी था रेटजेल। यानी कि रेटजेल जिसको बोलते हैं यहां लिख देते हैं रेटजेल। रेटजेल महोदय ने ये पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम का संकल्पना का प्रतिपादन किया था। रेटजेल ने इसका प्रतिपादन किया और रेटजेल की शिष्या थी एलन चर्चिल शैम्पुल। रेटजेल जर्मनी का निवासी था और उनकी शिष्या एक अमेरिकी विदुषी महिला थी, अमेरिका की रहने वाली थी। एलन चर्चिल शैम्पुल, ईसी शैम्पुल बोलते हैं, पर्यावरणवादी थी। ये सब पर्यावरणवादी हैं। शैम्पुल, ईसी शैम्पुल यानी कि उनकी शिष्या ये अमेरिकी थी और ये रेटजेल महोदय कहां का निवासी था? जर्मनी का। जर्मन भूगोलवेत्ता था ये, जर्मन भूगोलवेत्ता। कहने का मतलब उन्होंने पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? रेटजेल महोदय ने किया था। रेटजेल महोदय ने प्रतिपादन किया था और उनकी शिष्या है जो एलन चर्चिल शैम्पुल, उन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। उनकी शिष्या जो अमेरिकी विदुषी थी और ईसी शैम्पुल जो नाम आता है, उन्होंने क्या है कि शैम्पुल बोलते हैं इसको, ईसी शैम्पुल महोदय ने समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन। इस पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा का
समर्थन किया था हालांकि 19वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध का समय था उस समय, ये 1910 के आसपास की बात है, 1910 में, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आसपास है। उस समय एक चार्ल्स डार्विन नाम का विद्वान था। चार्ल्स डार्विन की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि जीवों की उत्पत्ति, जीवीय उत्पत्ति, जो डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसमें पर्यावरण की संकल्पना की आधारशिला रखी थी। कहने का मतलब है कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन रेडजेल महोदय ने किया था और इसी सैंपुल जो उनकी शिष्या थी रेडजेल की, उन्होंने समर्थन किया था। और जो पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा की जो आधारशिला है, वो आधारशिला डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक था, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी अर्थात है जीवों की उत्पत्ति में पर्यावरणवाद की संकल्पना की आधारशिला रखी थी। और इसके बाद में एक फ्रेडरिक लिप्ले ने समाज पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को, लिप्ले महोदय ने समाज पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को प्लेस, जिसको स्थान बोलते हैं, प्लेस अर्थात इन्वायरमेंट, वर्क अर्थात कार्य, और फॉक अर्थात समाज, यानी कि इन्होंने प्लेस, वर्क और जिसको समाज के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार पर्यावरणीय दशाएं समाज की संरचना की व्याख्या भौतिक पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। कहने का मतलब कि लिप्ले महोदय ने इस पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम को, पर्यावरणीय निश्चयवादी संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को लिप्ले महोदय ने समाज पर्यावरण के अनुरूप एक विकसित किया और उन्होंने समाज की संरचना की व्याख्या भौगोलिक पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में की। इसके बाद में डेविस आता है। डेविस महोदय ने भी सैंपल का समर्थन किया। हंटिंगटन एक जलवायु वेता था, डेविस, हंटिंगटन, इन सब ने पर्यावरणवाद की विचारधारा को पुष्ट किया। और डेविस का जो मूलतः एक भूआकृति विज्ञान या भूआकृति थे, भूआकृति वेता थे डेविस महोदय, तो मूलतः उन्होंने भी प्रकृति की मानव से जो जोड़ने वाली जो कड़ी है, उनको जोड़ने की चेष्टा पर्यावरण के साथ में की। उन्होंने स्पष्ट किया था डेविस ने कि मानवीय क्रियाएं जो प्रजातीय विशेषताएं और संस्कृति के काफी सीमा तक पर्यावरण से संबंधित होते हैं। अर्थात पर्यावरणवाद की संकल्पना सैंपल के विचारों में मुखरित हुई। पर्यावरणवाद की जो संकल्पना है वो सैंपल के विचारों से मुखरित हुई और जिन्होंने मानव को पृथ्वी के धरातल की जो उपज, सैंपल ने मानव की पृथ्वी के धरातल की उपज माना, सैंपल ने ऐसा माना था कि मानव की पृथ्वी के धरातल की उपज है मानव। और हंटिंगटन ने वैज्ञानिक स्तर पर पर्यावरण का पोषण, जो पर्यावरणवाद का पोषण किया और उन्होंने मानव पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों की समीक्षा करती हुई एक जलवायु को सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी कारक माना। 1920 ईस्वी तक भूगोल में पर्यावरणवाद का मुखर रहा। उनके अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में जो वैज्ञानिकों पर 3 विचार हावी रहे। डार्विन की प्राकृतिक
एक जो प्राकृतिक चयन है, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं अपने, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन, अनुकूलन अर्थात एडजस्टमेंट, और एक अडॉप्टेशन होता है जिसको बोलते हैं अपने योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात जो सर्वाइवल ऑफ द जिसको बोलते हैं हमने फर्स्ट एड की संकल्पना, और वैज्ञानिक खोज के लिए जो एक निगमनात्मक उपागम बोलते हैं उनका भी अनुप्रयोग होना, न्यूटन के जो कारण प्रभाव कैजेज इफेक्ट होता है उस पर आधारित है संबंधों की संकल्पना की मान्यता एवं अनुप्रयोग। अब दूसरी संकल्पना आती है धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम। अब ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं इसको, धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम, यानी कि दूसरी संकल्पना आती है धार्मिक उद्देश्यवादी, टेलियोलॉजिकल बोलते हैं इसको, उपागम, धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम। ये दूसरी संकल्पना है मानव पर्यावरण अंतर संबंध को अपन आज मानव पर्यावरण संबंधों का आकलन कुछ उपागमों के माध्यम से, कुछ विधियों के माध्यम से, कुछ अप्रोचों के माध्यम से कर रहे हैं। तो पहली थी पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम है, जो अपन ने मोटे मोटे रूप से जिसका प्रतिपादन रेटजल महोदय ने किया था, समर्थन ईसी सेगुन उनकी शिष्या ने किया था, और उनके बाद में जो उसका आधारशिला है वो डार्विन की पुस्तक है, जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें पर्यावरण निश्चयवादी की उपागम की आधारशिला रखी गई। और उसके बाद में भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भूगोलवेताओं ने, भिन्न जलवायुविदों ने, हंटिंगटन है, डेविस है, इन्होंने क्या है इस संकल्पना का समर्थन किया, पुष्टि की, जैसे डिमोलेंस है, और विभिन्न प्रकार के जो इन्होंने भी प्रकृति को मानव के साथ में जोड़ने की चेष्टा की। और डेविस ने भी अपने इन्वायरमेंट की इसमें मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को समझाया। हालांकि वो भूआकृति वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों के आपस में जोड़ करके चेष्टा की। और उसके बाद में दूसरी जो बड़ी आती है अपनी दूसरी जो उपागम में आता है धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम। धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम में सभी जो प्राणियों में, जिसमें सभी प्राणी आ गए, सभी प्राणियों में मानव को श्रेष्ठतम के जो सबसे मानव एक श्रेष्ठतम मान करके श्रेष्ठता के धार्मिक विश्वास पर आधारित है। कहने का मतलब है कि धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम है, यानी टेलियोलॉजिकल अप्रोच धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम है, सभी प्राणियों में मानव की श्रेष्ठता के धार्मिक विश्वास पर आधारित है। इसके अनुसार प्रकृति द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं मानव के उपयोग तथा आनंद के लिए है। यानी टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है कि प्रकृति द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं मानव के उपयोग तथा आनंद के लिए है। अब कितनी बढ़िया बात कही है, आनंद के लिए है। इस विचारधारा ने मानव की अधिकाधिक जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रेरित किया है। यानी टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है कि मानव को अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, दोहन करना चाहिए। उनको मानव को प्रेरित किया है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए। इस संकल्पना के माध्यम से मानव को प्रेरित किया है। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण, इस संकल्पना ने बताया है कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण उसका ह्रास होता गया। यानी कि उनका सही ढंग से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत, सतत विकास के तहत, विनाश रहित विकास के तहत नहीं हुआ, अविवेकपूर्ण उनका उपयोग हुआ। तो इसलिए इन संसाधनों का ह्रास होता गया। आधुनिक वैज्ञानिक एवं
जो पर्यावरणविद है वो वर्तमान पारिस्थितिकी संकट के लिए धार्मिक उद्देश्यवादी की विचारधारा को ही एक उत्तरदायी मानते हैं। आज के समय में जो आधुनिक वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद हैं वो पारस्परिक जो पारिस्थितिकी संकट के लिए, इकोलॉजी जो संकट है उसके लिए धार्मिक उद्देश्यवादी की विचारधारा को ही उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार से टेलियोलॉजिकल जो अप्रोच है, धार्मिक उद्देश्यवादी अप्रोच है, वो मोटे मोटे रूप से इस अप्रोच के माध्यम से मानव पर्यावरण अंतर संबंध को किस प्रकार से स्पष्ट किया है कि इस उपागम के अनुसार सभी प्राणियों में मानव एक श्रेष्ठ प्राणी है। एक तो ये बात कहता है, और ये धार्मिक विश्वास पर एक आधारित है, और इसके अनुसार प्रकृति द्वारा सभी निर्मित जो वस्तुएं हैं वो मानव के उपयोग तथा आनंद के लिए बनी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह विचारधारा मानव को अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रेरित करती है कि मानव उसका उपयोग करे। लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि इस विचारधारा में मानव की अधिकाधिक जो प्राकृतिक संसाधनों को दोहन तो प्रेरित तो किया है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण उनका ह्रास भी होता गया है। परिणाम स्वरूप आधुनिक वैज्ञानिक एवं जो पर्यावरणविद वर्तमान पारिस्थितिक संकट के लिए सबसे बड़ा जो कारण मानते हैं उत्तरदायी, वो धार्मिक उद्देश्यवादी की विचारधारा को ही मानते हैं। अब आती है नंबर 3 पर संभववादी उपागम, पॉसिबिलिज्म, यानी पॉसिबिलिज्म अप्रोच। संभववादी तीसरी आती है संभववादी उपागम। संभववादी उपागम पॉसिबिलिज्म अप्रोच मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में संभववादी विचारधारा का उदय पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा धार्मिक से स्वदेशीयवादी की विचारधारा की आलोचना के रूप में हुआ। जब पर्यावरणीय निश्चयवादी और धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम की आलोचना की गई और उस आलोचना के द्वारा ही संभववादी उपागम का जन्म हुआ। और ये पता ही अपने को संभववादी विचारधारा का जन्मदाता है वो अपने ब्लास को माना जाता है, और इस संभववादी शब्द का जो शब्द है वो सबसे पहले फेबरे ने इस संभववाद की संकल्पना शब्द का इस्तेमाल करके प्रस्तुत की थी। और विशेष करके ब्लांस जो विडाल डी ला ब्लांस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है उसके पल्ले में ये चली गई, तो इसका प्रतिपादक है वो ब्लांस को माना जाता है संभववादी। अब ये विचारधारा कहती क्या है? मानव पर्यावरण अंतर संबंध के बारे में मानव पर्यावरण अंतर संबंध जो का आकलन करने के लिए ये उपागम है वो किस प्रकार से एक सार्थक सिद्ध होता है, किस प्रकार से। कहने का मतलब ये है कि मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में संभववादी विचारधारा है वो सबसे पहले इसका जो जन्म है या उदय है वो पर्यावरणीय निश्चयवादी तथा धार्मिक स्वदेशीयवादी की विचारधाराओं की आलोचना के रूप में हुआ। जो ज्ञान के विकास, औद्योगिक क्रांति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास के कारण यह धारणा विकसित होने लगी और मानव स्वेच्छा से यह इसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल क्या कहना चाहता है, यानी इस वो संभववादी विचारधारा के अनुसार मानव स्वेच्छा से प्रकृति का उपयोग करता है, अपनी इच्छा अनुसार करता है। और पर्यावरणविद यानी पर्यावरणविद की सर्वशक्तिमान प्रकृति की अवधारणा के विपरीत संभववादी की विचारधारा मानव को सर्वशक्तिशाली मानती है कि मानव सर्वोपरि है, जबकि पर्यावरणीय निश्चयवादी क्या कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ है, मानव उसका दास है, मानव उसका एक कहने का मतलब प्रकृति पर्यावरण का संपूर्ण नियंत्रण है, सभी क्रियाकलापों पर प्रकृति पर्यावरण का संपूर्ण नियंत्रण है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है। ये तो कहता है पर्यावरणीय निश्चयवादी, लेकिन संभववादी विचारधारा क्या कहती है कि बिल्कुल भी अधीन नहीं है, सर्वोपरि मानव है, शक्तिशाली है वो मानव है। ये विचारधारा सर्वशक्तिमान प्रकृति को
एक अवधारणा के विपरीत जो विचारधारा है वो मानव को सर्वशक्तिशाली मानती है। पीटर हेगेट नाम का एक विद्वान है, उन्होंने तो इसके बारे में लिखा है कि पर्यावरणविद के विपरीत संभववाद भौगोलिक स्थिति के विपरीत होने पर भी मानव को व्यवहार के वैकल्पिक प्रतिरूपों के चयन की स्वतंत्रता पर बल देती है, चयन पर बल देता है। अब इसका मतलब है कि मानव सिलेक्शन कर सकता है। प्रकृति ने बहुत सारी संभावनाएं रख दी, प्रकृति ने मानव के सामने बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत की है। अब वो अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उनका सिलेक्शन कर सकता है, चयन कर सकता है, और चयन के सामने है। जैसे प्रकृति ने नदी दे दी, अब बहुत लंबी चौड़ी नदी है, तो मानव ने उस नदी पर पुल बना लिया समझौता करके कि नदी भी जा रही है, तोड़ेगा तो बाढ़ आ जाएगी, तो पुल बना लिया। संभावनाएं प्रस्तुत करती है प्रकृति, तो प्रकृति बातें नहीं कर सकती, प्रकृति ये नहीं कह सकती, इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ये नहीं कह सकती कि ऐसा करना पड़ेगा। मानव अपनी बुद्धि, मानव अपने चातुर्य, मानव अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिकी के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, सभी के कारण विकास कर सकता है, उनकी सिलेक्शन कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि फेब्रे नाम का विद्वान था, फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। उसके बाद में विडाल डी ब्लास, यानी कि ब्लास एक नाम आता है, ब्लास बड़ा फेमस नाम है, पूरा नाम है विडाल डी लॉ ब्लास। फ्रांसीसी विद्वान है, पर्यावरणविद बोलते हैं, फ्रांसीसी, फ्रांस का रहने वाला है। और विडाल डी ला ब्लास, इसा बोमेन, जीन ब्रून्स तथा कॉर्ल सावर ने संभववाद को पुष्ट किया। फेब्रे मूलतः इतिहासकार थे, बैकग्राउंड है, फेब्रे एक इतिहासकार थे, अपने इतिहास का अध्ययन करने वाले थे, एक इतिहासकार थे फेब्रे। फिर भी इन्होंने जैसे भूगोल में पर्यावरणवाद को या संभववाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक, फेब्रे की पुस्तक है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी फेब्रे की प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, यानी कि एक इतिहास का भौगोलिक परिचय एक पुस्तक है। उनमें एक नए रूप में मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या की है फेब्रे ने। फेब्रे के अनुसार मानव एक भौगोलिक कारक है। फेब्रे कहता है मानव एक भौगोलिक कारक है और उसके लिए सर्वत्र संभावनाएं मौजूद हैं, यानी सभी जगह संभावनाएं मौजूद हैं और वह उनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, वह उनका प्रयोग करने के लिए आजाद है। इसके अनुसार भौगोलिक अध्ययन ने जो मानवीय तथा प्राकृतिक तत्वों से अधिक जो महत्वपूर्ण होते हैं, कहने का मतलब भौगोलिक अध्ययन में मानवीय तत्व है, यानी कि फेब्रे के अनुसार भौगोलिक अध्ययन में मानवीय तत्व प्राकृतिक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मानवीय तत्व सब कुछ माना इन्होंने, भौगोलिक तत्व बाद में है, मानवीय तत्व पहले है, मानवीय तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण के भौगोलिक तत्व केवल संकीर्ण रूप में ही निश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि भौगोलिक तत्व केवल संकीर्ण रूप में ही निश्चित हो सकते हैं। जैसे मानवीय तत्वों जैसे ही मानवीय तत्वों से संबंध होते हैं वे परिवर्तित हो जाते हैं, और यही कारण है कि आधुनिक भूगोल निश्चयवाद से संभववाद की ओर अग्रसर हुआ है। मतलब कारण यही है कि आधुनिक भूगोल है वो निश्चयवाद की विचारधारा से आगे आकर के संभववाद की ओर बढ़ा है। यानी इसके बाद में जो ब्लास महोदय है उनको संभववाद का एक संस्थापक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। ब्लास, विडाल डी ला ब्लास, ये संस्थापक है इसका संभववादी विचारधारा का, पॉजिटिविज्म विचारधारा का, इनको संस्थापक माना जाता है। जो ब्लास की प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात है मानव भूगोल जिसको बोलते हैं अपने के सिद्धांत। ब्लास की प्रसिद्ध पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। ये ब्लास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने न केवल मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की व्याख्या की है, वरन मानव की
अपनी पर्यावरण में जो स्थानांतरण में जो भूमिका है, स्थानांतरण में जो भूमिका है उनका भी काफी अच्छी तरीके से वर्णन किया है। और ब्लास के अनुसार प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, वो सलाह दे सकती है। यानी ब्लास ने माना है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, वो एक गाइड कर सकती है मानव को। यानी मानवीय छांट, चॉइस जिसको बोलते हैं, चॉइस, मानवीय छांट समूह के मानसिक तथा सामाजिक प्रतिरूपों एवं प्राविधिकी के स्तर का संस्कृति द्वारा निर्दिष्ट एवं नियंत्रित होती है। कहने का मतलब है कि मानवीय छांट समूह के मानसिक तथा सामाजिक प्रतिरूपों तथा प्राविधिकों के रूप में संस्कृति द्वारा निर्दिष्ट एवं नियंत्रित होती है। मानवीय क्रिया पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक तत्वों को परिमार्जित करती है, यानी कि मॉडिफाई करती है। कहने का मतलब है कि मानवीय क्रिया पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक तत्वों को मॉडिफाई करती है, परिमार्जित करती है। ब्लास का मत था कि मानव निष्क्रिय, जिसको बोलते हैं पैसिव कारक नहीं है, बल्कि सक्रिय शक्ति है। वो जो निष्क्रिय नहीं है, वो एक सक्रिय शक्ति है जो अपने पर्यावरण को बदलता रहता है। ब्लास का जो शिष्य है, ब्लास के शिष्य तथा सहयोगी जीन ब्रूस, ब्लास का शिष्य था जीन ब्रूस, ने भी अपनी एक पुस्तक है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कहने का मतलब मानव भूगोल, जीन ब्रूस की प्रसिद्ध पुस्तक है ह्यूमन ज्योग्राफी में भी विस्तार पूर्वक मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या की है। उन्होंने तो यहां तक भी बता दिया था कि मानव किस प्रकार से पर्यावरण को बदलने में सक्रिय है। तो इस प्रकार से मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों को आज अपन ने 3 विचारधाराओं के माध्यम से थोड़ा समझा। मानव पर्यावरण संबंधों का आकलन है वो 3 विधियों एवं उपागमों द्वारा समझा। पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम और धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम और संभववादी उपागम। पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम को जो प्रतिपादक माना जाता है वो रेडजेल महोदय को माना जाता है, और धार्मिक उद्देश्यवादी उपागम रेडजेल का ही एक समकालीन था, कार्ल रीचर उद्देश्यवादी था, और संभववादी फ्रांस की विचारधारा है, फ्रांसीसी विचारधारा। और फ्रांस के विद्वानों ने जो ब्लास, फेब्रे, जीन ब्रूस, ये सभी संभववादी उपागम को ब्लास का संस्थापक माना जाता है। इनके माध्यम से अपन ने मानव पर्यावरण अंतर संबंधों को थोड़ा समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में इसी क्रम में अपने जारी रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।